स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। समझते हैं दोस्तों, पदार्थ को समझते हैं। तो कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु है ये, ठीक है, कोई वस्तु है जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा है, ठीक है, जैसे क्या है आपका लोहा है तो ये स्थान भी घेरता है और इसका कुछ वजन भी होता है। जैसे मिट्टी है, ये स्थान भी घेरेगी, कुछ तो स्थान घेरेगी मिट्टी और इसका वजन भी होगा। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। अब समझते हैं परिभाषा कि आपको पेपर में किस प्रकार लिखनी है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनका द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कागज, लोहा, मिट्टी, जल, हवा, दूध, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, 1 नंबर में पूछ लेगा या 2 नंबर में। तो पदार्थ की अवस्थाएं यानी भौतिक अवस्था के आधार पर, वो किस अवस्था? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर चित्र बनाने को भी आता है तो थोड़ा हम समझा देते हैं आपको, यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे ये हैं, ठीक है, जो ठोस के अणु होंगे वो पास पास होंगे, इस प्रकार आप बना सकते हो, ठीक है। ठोस के अणु क्या होंगे? पास पास होंगे, ये ठोस के अणु हैं। जो द्रव के अणु होंगे वो ठोस से थोड़े दूर दूर होंगे। ठोस से क्या है? थोड़े दूर दूर होंगे द्रव के। और गैस के क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे। किस प्रकार? इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार आप बना सकते हो चित्र। यहाँ पर आप इस प्रकार चित्र जब बनाने को आए तो इस प्रकार आप बना सकते हो। ठोस में क्या कर देना आप कर सकते हो, थोड़ी कम गैप कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, जैसे इस प्रकार, ठीक है। द्रव में आप इतना कर सकते हो और गैस में आप ज़्यादा दिखा देना, इस प्रकार बना लेना, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ये पूछा गया है प्रश्न, चित्र बनाने को आएगा। अणुओं का फिगर बनाइए। अब समझते हैं यहाँ पर ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों में क्या होता है? अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। जैसे लोहा है, ये क्या है? ठोस पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसमें जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। जब अणु पास पास होंगे तो उसका वजन भी होता है, ठीक है। तो ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। इनमें जो आपसी आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। जो आपसी आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है, जिससे इनकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे लोहा है, लकड़ी है, कागज है। तो आपने समझा ठोस पदार्थों में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं और इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। जब अणु पास पास होते हैं तो इनमें आपसी जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है।
नेक्स्ट समझते हैं लिक्विड यानी द्रव। द्रव समझते हैं। द्रव के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जैसे ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, उनसे थोड़े दूर दूर होते हैं। इनमें जो आकर्षण बल होता है, जो आपसी आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। इसमें आपसी आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिससे इनकी आकृति अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जब कोई द्रव पदार्थ है, जैसे दूध है, आप 1 लीटर का बर्तन है उसमें डालेंगे तो आयतन तो 1 लीटर हो गया, ठीक है, लेकिन आकार चेंज हो जाता है। किसी भगोने में डालेंगे 1 लीटर, इसमें दूध डाल दें भगोने में 1 लीटर वाले में, तो आयतन तो निश्चित है कि 1 लीटर है, लेकिन आकृति बदल जाएगी। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनकी आकृति अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। जैसे तेल है, जल है, दूध है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव के अंतर्गत आएंगे। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत कम, यानी नगण्य, शून्य के बराबर होता है, जिससे इनकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, गैस, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं? गैस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण समझते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव, गैस। प्रत्येक पदार्थ का घनत्व अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ की जो डेंसिटी होती है, घनत्व अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। कुछ पदार्थ चोट मारने पर टूट जाते हैं, जैसे कांच है, इस पर चोट मारेंगे किसी हथौड़े या किसी से तो वो टूट जाएगा। प्रत्येक पदार्थ का स्वाद अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं। कुछ पदार्थ क्या है? जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये डेफिनेशन आपके पेपर में डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं। ऊर्ध्वपातन यानी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस या हम कह सकते हैं वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, ठीक है, ये द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में। तभी तो हाथ पर कपूर जला लेते हैं और हाथ जलता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण में कपूर, आयोडीन। भंगुर पदार्थ, जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर टूटकर चूड़ बन जाते हैं उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, ये क्या है? भंगुर पदार्थ है। जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर टूट जाते हैं वो भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। अभंगुर पदार्थ, जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर सिकुड़ या फैल जाते हैं उन्हें अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है, इसे गर्म कर कर चोट मारेंगे तो ये फैल जाएगा। सोना, चांदी, बिलेता, ये डेफिनेशन डायरेक्ट आपके पेपर में पूछी जाती हैं। कुछ पदार्थ निश्चित ताप पर जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ निश्चित ताप पर जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। इस गुण को विलेयता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। दूध, नमक, चीनी विलेयता के या विलेय पदार्थ के उदाहरण हैं। वाष्प द्रव और गैस के मध्य की अवस्था है।
वाष्प क्या है? द्रव और गैस के मध्य की अवस्था है जिसमें गैस और पानी का मिश्रण होता है। किसका? गैस और पानी का मिश्रण होता है। वाष्प का आयतन गैस से कम होता है। वाष्प का आयतन गैस से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जब किसी द्रव में चीनी घोलते हैं तो द्रव के कणों के बीच चीनी के कण समाहित हो जाते हैं, परंतु द्रव का आयतन नहीं बढ़ता है। अतः पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, इसी कारण द्रव का आयतन नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी द्रव में चीनी घोलते हैं तो उस द्रव का आयतन बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका तत्व। नेक्स्ट क्या है? तत्व। इसे समझ लेते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है, जैसे लोहा, तांबा, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? तत्व हैं। यौगिक। यौगिक समझ लेते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यौगिक में क्या लिखोगे कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है, 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मिश्रण। मिश्रण को समझते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत, ये क्या है? मिश्रण है। किसका? चीनी और जल का, चीनी और पानी का। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के 2 प्रकार हैं, एक तो समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को समझते हैं। ऐसा मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल में यदि चीनी घोल दें, ठीक है, तो आप चीनी को नहीं देख सकते हो, तो ये क्या है? समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में यदि बालू डाल दें तो आप बालू को देख सकते हो, ये घुलेगी नहीं जल में, तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है आपके पदार्थों के पृथक्करण की विधियां या मिश्रणों का पृथक्करण। बीनना। बीनना यानी गेहूं, चावल, दाल आदि अनाजों में से कंकड़, मिट्टी आदि को हाथ से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? बीनना कहलाती है। गेहूं, दाल हो, चावल हो, उनमें से यदि हम कंकड़, मिट्टी, जो भी कण हम हाथ से उठा रहे हैं तो उन्हें अलग कर रहे हैं ना हाथ से, तो ये जो आपकी प्रोसेस है या प्रक्रिया है क्या कहलाती? बीनना कहलाती है। गेहूं से मिट्टी, पत्थर अलग करना बीनना कहलाता है। फटकना। फटकने में क्या है? गांव में क्या होता है? सूप से फटकते हैं ना, हल्के कण बाहर निकल जाते हैं, वही है। इस विधि से मिश्रण के हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है। गेहूं से भूसा अलग करना,
तलछटीकरण या निथारना। निथारना विलेय भारी ठोस पदार्थों को, अविलेय, विलेय नहीं अविलेय, निथारना अविलेय जो विलेय नहीं है यानी मिले हुए नहीं है किसी पदार्थ में, तो अविलेय भारी ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ तली में बैठ जाता है और द्रव को अलग कर लिया जाता है। इससे रेत मिले पानी को बीकर में लेकर रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। इस प्रक्रिया को तलछटीकरण या निथारना कहते हैं। चालना विभिन्न विभिन्न आकार के कणों वाले मिश्रण को विभिन्न आकार के छेद वाली चलनियों के द्वारा अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को चालना कहते हैं। जैसे घरों में आटे को चालते हैं या छानते हैं, वही है चालना के भिन्न भिन्न आकार के कणों वाले मिश्रण को विभिन्न आकार के छेद वाली चलनियों के द्वारा अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को चालना कहते हैं। जैसे आटा से भूसी अलग करना, बालू से कंकड़ अलग करना। नेक्स्ट है छानना या निस्पंदन। इस विधि द्वारा द्रव में विभिन्न प्रकार के अविलेय ठोस पदार्थ को फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है। फिल्टर पेपर पर अविलेय पदार्थ शेष रह जाता है तथा छनित द्रव को नीचे रखे बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। तो ये क्या है? छानना है। आसवन या फिर जिसे बाष्पन कहते हैं, यह घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने या अलग करने की विधि है। यह घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की विधि है। इस विधि से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। इस विधि से किसी द्रव को बाष्पन द्वारा वाष्प में बदलते हैं, फिर वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए जल तथा नमक के मिश्रण से जल तथा पानी को अलग करना। निछालना या निच्छालन मिश्रण के विलेय पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक से धोकर पृथक करने की क्रिया को निच्छालन कहते हैं। जैसे रेत और नमक के मिश्रण को जल से निच्छालित करने से नमक जल में घुल जाता है और नमक जल में घुलने के कारण निश्चय जल में चला जाता है। तो इस प्रकार ये आपके पृथक्करण की विधियाँ थीं। ये पूछा जाता है आपको आपके पेपर में कि बीनना किसे कहते हैं, फटकना किसे कहते हैं, तो आप ये समझ गए। थैंक यू दोस्तों, ये आपकी साइंस कंप्लीट हो गई आज। ठीक है, तो बाल विकास कंप्लीट, साइंस कंप्लीट।